हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का। और उसमें अपना कल पहला वीडियो आया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसको फुल कंप्लीट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप होते हैं, हम आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट होता है केमिकल रिएक्शन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, व्हेन टू आर ओ आर मोर सब्सटेंस सब्सटेंस, इसमें क्या होता है? इसमें लाइक एज एलिमेंट भी होंगे। एलिमेंट आर कंपाउंड, एलिमेंट आर कंपाउंड। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, कंबाइंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म द सिंगल सब्सटेंस, या दो से अधिक रिएक्टेंट जब कंबाइंड होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से इसके कुछ एग्जांपल है। लेटेस्ट पहले तो एक ऐसे कॉमन सा देखेंगे। A प्लस बी, जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे, इसकी जब रिएक्शन होगा इसका, तो क्या बनेगा? AB। ये आपका क्या है? ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये पूरा क्या है? प्रोडक्ट है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल जब हम इसे हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में इसका फर्स्ट आता है आपका बर्निंग ऑफ कोल। मीन्स कोयले को जलाने पर क्या होगा? बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाने पर क्या होगा? बर्निंग ऑफ कोल। हाँ, कोयले को जलाने पर क्या होता है? कोयला मीन्स क्या होता है आपका? कार्बन। जब कार्बन, ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन बर्न करके, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस फॉर्म में होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, कोल को हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। मीन्स टू एलिमेंट को हमने कंबाइन कर रिएक्ट कराया तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये आपका क्या प्रोडक्ट है। दो एलिमेंट को हमने रिएक्ट कराया है और क्या मिला है? हमें एक प्रोडक्ट मिला है। चलिए इसका और कुछ एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। दिख रहा है? हाँ ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस को जब हम रिएक्ट कराते हैं, मिलाते हैं, तो H2O, ये फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। मतलब टू एलिमेंट्स को हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? लिक्विड फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिला है। ठीक, समझ में आया? एक बार ध्यान से देखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब टू आर मोर सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो एक प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। लाइक जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयले को जलाते हैं, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बन जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इनवर्स होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे टू सब्सटेंस को हम ऐड करते थे, वहां एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर के दो प्रोडक्ट देगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा जब टू मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब एक कंपाउंड बनेगा वो ब्रेक डाउन होकर के टू एलिमेंट्स में हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट कोई भी रिएक्टेंट है वो ब्रेक होकर के दो से या दो से अधिक प्रोडक्ट देगा। चलिए देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड, इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड break down, in this reaction a compound break down to give in this reaction a compound break down to give more product, to give simpler to give simpler product। चलिए इसका देख लेते हैं। जब कोई कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है एक या एक से अधिक या फिर सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। चलिए इसका देख लेते हैं। जैसे ए कोई कंपाउंड है, ये ब्रेक हो रहा है तो किसमें, बी प्लस सी, मतलब ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ए कोई कंपाउंड है जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है तो टू एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा, या फिर गैसियस फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा, ब्रेक डाउन होगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फेरस सल्फेट 2FeSO4, फेरस सल्फेट को लेते हैं। फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है जब हम इसको हीट करेंगे। फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है जब हम इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो बनेगा क्या आपका फेरस सल्फेट है, जब इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, ये आपका फेरस सल्फेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होगा। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक होगा, और प्लस साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये आपका गैसियस फॉर्म होगा, ये भी गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जब फेरस सल्फेट को हम ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो वह फेरिक ऑक्साइड में टूटता है। फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जो कि गैसियस फॉर्म में होंगे। चलिए इसके 3 टाइप्स होते हैं, तो हम वो टाइप्स भी देख लेते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स में हम फर्स्ट देखते हैं। 3 टाइप्स जो होते हैं इसके फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल नेम से ही पता चल रहा है कि बाय द हीट, ये हीट के थ्रू होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाय द हीट होगा, मतलब ये जब हम इसे गर्म करेंगे तब ये ब्रेक डाउन होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तब ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट थ्रू हीट, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे राइट, इट इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, इट इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। ये हीटिंग के थ्रू आता है, ये रिएक्शन हीटिंग के थ्रू होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तब होता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CaCO3 क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करते हैं, मतलब हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2, गैसियस फॉर्म होगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक करेंगे, मतलब हीट देंगे, तो
तो ये किसमें होगा, ये आपका होगा CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्विक लाइन कहते हैं, क्विक लाइन या बुझा चुना। ठीक, चलिए तो ये सेकंड, अब सेकंड हम पढ़ेंगे। अपना जो सेकंड है वो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। मीन्स इट इज कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रिक, इट इज कैरीड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आती है। तो चलिए देख लेते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करते हैं तब ये निकलता है। जैसे वाटर को देखते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, H2O वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब ये इसे हम इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं इसमें, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। समझ आया। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बाय द हीट, ये हीट के थ्रू होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक में होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे हम जो इसका थर्ड है वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका एग्जाम पास में है इसलिए प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड आपका है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब नेम से ही है कि ये सनलाइट के थ्रू होता है। इट कैरीड आउट इनटू द प्रेजेंस ऑफ, इट कैरीड आउट इन द carried out in the presence of sunlight, carried out in the presence of sunlight। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। AgCl जो सॉलिड स्टेट में होता है, जब हम इसमें हम सनलाइट देते हैं, सनलाइट होता है AgCl में, तो ये किसमें ब्रेक होता है, Ag+Cl में। AgCl जब हम इसमें सनलाइट देते हैं तो ये Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, फोटोलिटिक ये बाय द सनलाइट के थ्रू होता है। AgCl को जब हम गर्म करते हैं मतलब सनलाइट देते हैं, ये सनलाइट में Ag और Cl में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट अपना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो है, जो इसका थर्ड टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब अपने प्लेस को छोड़ करके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ।
ठीक है। और इस तरह की जो रिएक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार फिर से देखिएगा, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए आयरन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 ये भी आपका ये एक्वस में होता है। ठीक है, आयरन और एक कॉपर सल्फेट इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अभी हम इसका वो एक्सपेरिमेंट भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है। जो आयरन होता है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर, इधर यहाँ पे कॉपर निकल जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सपेरिमेंट है आपके चैप्टर में, हम उसको आपको बताते हैं। ये Fe मतलब ये आयरन है आपका, आयरन। जब हम किसी आयरन नेल्स को लेते हैं उसी कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, आयरन नेल्स को लेते हैं उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, मतलब सोल्यूशन में जब हम उसको डिप करते हैं, डालते हैं, तो देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब उसमें हम डालते हैं तो जो ये आयरन नेल्स होती है, आयरन नेल्स ये ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, आयरन नेल जो होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, और जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर और सल्फेट दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब जो सल्फेट होता है वो किसके साथ डिस्प्लेस्ड हो जाता है, किसके साथ ऐड हो जाता है, Fe आयरन नेल्स के साथ। और इसका कलर कैसे हो जाता है, यहाँ पे ब्राउन हो जाता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है, और ये हल्का ग्रीन में निकल आता है। ये बहुत होता है, ये लाइट ग्रीन में आ जाता है। इसका जो सोल्यूशन होता है वो अलग हो जाता है, लाइट ग्रीन में आता है। चलिए हम आपको बताते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक नेल्स है, माना है आपके पास नेल्स है। ठीक है, इस नेल्स में यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट को फिल किया है, कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें फिल हुआ है, कॉपर सल्फेट को हमने यहाँ पे डाला। इस नेल्स को जब हम इस पूरे सोल्यूशन में डालेंगे तो ये जो नेल्स होगा ये पहले हल्का व्हाइट कलर में होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थ कलर में होगा। तो जो ये पहले ब्लू कलर में रहता है, इसका जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में होता है। लेकिन जैसे नेल्स को हम इसमें डिप करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये जो पूरा सोल्यूशन है ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ये आपका ग्रीन कलर में हो जाता है, ये आपका लाइट ग्रीन में आ जाता है, ये आपका लाइट ग्रीन में हो जाता है। और जो ये नेल्स होती है ये ब्राउन कलर में हो जाती है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, किसका डिस्प्लेस हुआ है, SO4 का डिस्प्लेस हुआ है। किसका डिस्प्लेस हुआ है, SO4। मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट थे वो डिस्प्लेस्ड हो गए लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स थे वो किसकी तरफ डिस्प्लेस्ड हो गए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फोर्थ देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअली एक्सचेंज, इन विच न्यू कंपाउंड आर formed by the mutually exchange of ions between two compound, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो एक नया सब्सटेंस बनता है वो म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। यहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड होते हैं, उन दोनों कंपाउंड में कुछ एलिमेंट्स मतलब कुछ आयंस जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है,
किसी के पास किसी की कमी होती है कि कोई माइनस में होता है तो कोई प्लस में होता है, और इसी तरह से बना करके वो अपने कंपाउंड को एक एटम बना लेते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। Na2SO4 Na2SO4 लेंगे जो कि इक्वल होगा प्लस आपका है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको रिएक्ट कराएंगे Na2SO4 और BaCl2, इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, 2 बाहर चलाएगा NaCl प्लस SO4 और Ba, यहाँ पे Ba बचा है और यहाँ पे SO4 बचा है, तो क्या बन जाएगा आपका BaSO4। समझ आया। यहाँ पे देखिए Na जो है वो Cl2 के साथ हो गया है और SO4 किसके साथ, Ba के साथ। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो Ba बेरियम होता है वो 2+ आयन होता है, ठीक है, और जो सल्फेट होता है SO4 ये 2- आयन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो Ba होता है उसके पास 2+ आयन होता है, SO4 जो होता है उसके पास 2- आयन होता है, Na आपका प्लस होता है, ठीक है, और ये आपका माइनस में होता है। ठीक, तो इसी तरह से ये अपना रिएक्ट हो जाएगा। Cl भी आपका माइनस में ही होता है क्योंकि ये आयन को, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है, और ये आपका डोनर होता है। जो डोनर होते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज लगता है और जो एक्सेप्टर होते हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज लगता है। ये आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जानते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन बहुत इजी है, इसका जस्ट इनवर्स रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या तो हाइड्रोजन उसमें निकलता है या फिर ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो आपका कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। कॉपर में हम ऑक्सीजन डालेंगे, कॉपर को हम बर्न करेंगे एक तरह से, ये कहिए। तो जब ये बर्न करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2CuO, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। जब भी हम किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर अगर उसमें से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन फिर भी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट आपका होता है रिडक्शन। सेम इसका उल्टा जस्ट होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो आपका रिडक्शन होता है। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या फिर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तब आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। Cu प्लस कॉपर में CuO में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो आपका क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिडक्शन का एग्जांपल है। जब ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर ऑक्सीडेशन होता है। जब हम रिडक्शन क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल आपका यही CuO प्लस H2 इक्वल टू होता है, एरो इक्वल टू लगाएंगे कॉपर प्लस H2O। ठीक है, यही निकलेगा।
चलिए हम कुछ और देखते हैं। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड, इट इज अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा, यही ऑक्सीडाइज्ड कब होगा, जब ये ऑक्सीजन को गेन करेगा। जब ये ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में ऑक्सीजन को गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। ये ऑक्सीडाइज होता है, कहते हैं ना कुछ ऑक्सीडाइज हो गया, मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन को गेन करता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। और ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में हाइड्रोजन को गेन करता है, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को लॉस करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है, जिसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड। समझ आया। ऑक्सीडाइज क्या होता है, जब रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन को गेन करते हैं, गेन होता है। और रिड्यूस्ड क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लॉस होता है। ठीक, चलिए कुछ और बचा है जिसे देख लेते हैं। कोरोजन, आपका आता है कोरोजन, और बस 2 टॉपिक इसका बचा है, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो ये तो हम जानते हैं कोरोजन क्या होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में बहुत पुरानी चीजें जो रखी होती है उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, बहुत दिन तक रहते रहते उसमें जंग लग जाता है, तो वही होता है आपका कोरोजन। ठीक है, चलिए। व्हेन अ मेटल एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस, व्हेन अ मेटल exposed to substance in the presence of moisture air, substance in the presence of moisture air, in the presence of moisture air, वाटर। ठीक है, तो ऐसा सब वह मेटल जो कि एक्सपोज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर के थ्रू, जब वो एक्सपोज हो जाता है मतलब अपने कलर को बदल देता है। ठीक है, अपने कलर से चेंज हो जाता है। जैसे आयरन में हम देखते हैं, आयरन में रस्ट लग जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन जो सबसे फेमस एग्जांपल है, और ये एनसीईआरटी बहुत पूछता भी है, सीबीएसई में ये बहुत आता भी है। आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड आपका है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। और आपके आसपास कुछ चीजें ऐसी हैं जो पड़ी होंगी, आप देखते होंगे कि बहुत दिनों से, बहुत ज्यादा टाइम में रखते बहुत ज्यादा टाइम में ऐसी ये प्रोसेस चलती है। एक तरह से ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होती है, हम इसे बहुत स्लो प्रोसेस पे काउंट करते हैं। तो उसमें इसको होने के लिए मॉइस्चर, एयर, वाटर, इन सब की रिक्वायर्ड होती है। अब एक लास्ट है अपना, लास्ट है जिसे हम पढ़ेंगे, वो है रेंसिडिटी। आप तो जरूर चिप्स खाते ही होंगे, चिप्स, कुरकुरे। रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी देखते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड एयर। जब पैकेट जो होता है, जब उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, जब हम किसी डिब्बे को उसमें कुछ फूड रख करके बंद कर देते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ दिन बाद जब उसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसका स्मेल चेंज हो गया है, उसमें टेस्ट चेंज हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है, क्या रीजन होता है कि उसके स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब वो जो सब्सटेंस जो उसमें हम रखे थे, जो मटेरियल वहां पे रखा था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके स्मेल चेंज हो जाते हैं। पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसमें रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो उसके कलर चेंज कर देता है, उसके टेस्ट चेंज कर देता है और स्मेल चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से जब रेंसिडिटी मीन्स
फूड जो होता है जब उसको हम बहुत दिनों तक रखते हैं तो धीरे 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 उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी फूड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी होता है। मतलब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ वो सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर लेता है और उसके टेस्ट और उसका कलर चेंज हो जाता है। कभी कभी कलर चेंज होता है, टेस्ट और स्मेल